Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read the poem A Bird Came Down the Walk. This poem has been written by Emily Dickinson, an American poetess. So today we will have the complete reference to context and the explanation of the poem. Let's start the poem. So this is the poem जो आपके न्यू सिलेबस में शामिल है, तो इसको हम जो है वो डिटेल से समझते हैं. She was an American poet known for her unique style and deep थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री. 1800 पोइम्स उसने लिखी. मोस्ट ऑफ हर पोइम्स वर पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ. उसकी वफ़ात के बाद उसकी जो सारी पोइम्स हैं वो यानी उसको सक्सेस मिली और वो ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया. शी टॉक्स अबाउट जो उसकी थीम है नेचर, डेथ, लव एंड इमोर्टैलिटी. इन थीम्स पे वो बात करती है. एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है कि वो शी नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द प्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर बट शी आल्सो टॉक्स अबाउट द ब्रूटैलिटी एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ नेचर. कि वो नेचर की खूबसूरती के बारे में भी बात करती है और नेचर की जो हार्श एस्पेक्ट है उस पर भी बात करती है. यानी नेचर के दोनों पहलुओं को देखती है, अच्छे को भी बुरे को भी. और शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन अमेरिकन लिटरेचर. अमेरिकन लिटरेचर में ज़ाहिर एक नुमाया शायरा के तौर पर उनको माना जाता है. एक इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अनकन्वेंशनल वे ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि आपने एक पैराग्राफ को पंक्चुएट करना होता है. तो उसमें यानी आपने कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाने होते हैं. तो जो हम देखते हैं कि जो इसका स्टाइल है एमिली डिकिंसन का, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है. यानी ये जो पंक्चुएशन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है. इसकी आप एग्जांपल ये देखें कि अ बर्ड केम डाउन द वॉक. इसमें जो बर्ड का बी बड़ा है और डब्ल्यू जो वॉक का बड़ा है. अगर हम ग्रामर की रूल से देखें तो दे शुडंट बी कैपिटल. अननेसेसरी कैपिटलाइजेशन जो है वो रैंडम कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हमें नज़र आती है कि शी यूजेस रैंडम कैपिटलाइजेशन, जैसा कि अ बर्ड केम डाउन द वॉक है. इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको इसमें डैशेज़ नज़र आएंगी. यानी इसकी पोइट्री में डैश नज़र आएगी जो एक ऐसे लंबी सी लाइन होती है. तो ये इसका जो है वो राइटिंग स्टाइल है. और ये किस लिए यूज़ करती है? टू एम्फेसाइज और ऐड पॉज और एम्बिग्विटी एंड इमोशन. एम्बिग्विटी कहते हैं किसी चीज़ में अबहम होना, यानी किसी चीज़ में डाउट होना, चीज़ों का क्लियर ना होना. तो ये है हमारी एमिली डिकिंसन का इंट्रोडक्शन कि एक तो हमें उसके अंदर रैंडम कैपिटलाइजेशन नज़र आती है, डैशेस का इस्तेमाल है, अनकन्वेंशनल वे ऑफ पंक्चुएशन है. शी टॉक्स अबाउट डेथ, नेचर, लव एंड इमोर्टैलिटी. And she also talks about the harsh or the bitter aspect of the nature as well. और she is one of the greatest poets in American literature. तो चलें आए स्टैंजा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ हमें जो नज़र आ रहा है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, यहाँ पे हमें अननेसेसरी पंक्चुएशन नज़र आ रही है, अननेसेसरी कैपिटलाइजेशन नज़र आ रही है. यानी यहाँ पे इन वर्ड्स को कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए बट द पोइटस हैज़ कैपिटलाइज्ड. और यहाँ पे हमें डैशेज़ भी नज़र आ रही हैं. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में आपको जो है वो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है. सो सिंपली हम इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इस तरह देखेंगे. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम अ बर्ड केम डाउन द वॉक. यानी एक बर्ड जो है, एक परिंदा जो है, द वॉक कह लें आप, रास्ता या पाथ कह लें, किसी रास्ते या किसी पाथ पे या वॉक वे पे आया. रिटन बाय एमिली डिकिंसन, अ फेमस 19th सेंचुरी अमेरिकन पोइट. इन दिस पोएम डिकिंसन डिस्क्राइब्स स्मॉल सिंपल इवेंट वॉचिंग अ बर्ड. अब देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको डैशेज़ नज़र आ रहे हैं. ये तो खैर हमने खुद लगाए हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यही चीज़ आपको स्टैंजा में भी नज़र आती है जो कि एमिली डिकिंसन का स्टाइल है, उसका ट्रेडमार्क है. इन ग्रेट डिटेल विद डीप ऑब्जर्वेशन. यानी वो नेचर की जो है वो डीप ऑब्जर्वेशन करती है. एंड शी कैप्चर्स बोथ ब्यूटी, ब्रूटैलिटी एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ द नेचर. अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, ही ओनली टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, दैट नेचर इज़ सो सूदिंग, काम एंड प्रोवाइड्स पीस टू इट्स इनहेबिटेंट्स. लेकिन जो एमिली डिकिंसन के स्टाइल का डिफरेंस है वो ये है कि ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं करती बल्कि ये कभी कभी ये अपनी पोइम्स में ये भी बताती है कि नेचर की ब्रूटैलिटी और स्ट्रेंजनेस, कि नेचर हर दफ़ा काइंड और सिंपथेटिक नहीं है. समटाइम्स इट बिकम्स ब्रूटल, इट बिकम्स वेरी स्ट्रेंज. तो इसको हम देखेंगे कैसे. तो आज चले जी हम देखते हैं. अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिडंट नो आई सा.
Emily Dickinson describes a bird walking down a path unaware she is watching it. कि वो बर्ड जो है इस बात को नहीं जानता कि जो पोइटस है या पोइट है वो उसको देख रही है. आप पोइटस भी यूज़ कर सकते हैं, पोइट भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप पोइट यूज़ करते हैं तो आप इसको एज अ कॉमन जेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो पोइटस भी ठीक है और पोइट भी ठीक है. द बर्ड्स एक्ट्स नेचुरली. बर्ड जो है वो बड़े ही नेचुरल वे में ज़ाहिर है वो नीचे उतर कर आया है एक रास्ते पर. वॉक मीन वॉक वे, रास्ता. इट बाइट्स अ वर्म. वो एक छोटे से कीड़े को खाता है. ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपको नजर, ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स. यानी वो एक कीड़े को खाता है हाफ्स, दो टुकड़े करके. ईट्स इट रॉ. और उसे कच्चा ही खा जाता है. रॉ का मतलब होता है समथिंग अनकुक्ड. दिस शोज द बर्ड्स इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल एंड नेचर्स रॉ रियलिटी. इन चीज़ों को देख के हमें नेचर की रॉ रियलिटी नज़र आती है कि नेचर में ज़ाहिर सर्वाइवल के लिए आपको शिकार करना पड़ता है. यू हैव टू गेट फूड फॉर योर सेल्फ. द पोइट क्वाइटली ऑब्जर्व्स द नेचर. अब जैसे वो बर्ड आया है तो पोइटस जो है उसको देख रही है बड़े गौर से, और वो देख रही है कि रियलिटी इज़ नॉट रियली जेंटल और प्रिटी. कि कभी कभी जो हकीकत है वो इतनी जेंटल और प्रिटी नहीं होती नेचर को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं. द पोइटस ऑब्जर्व अ bird quietly walking on the path. It doesn't notice her watching. The bird behaves naturally, catching and eating a worm, showing the instinctive and sometimes harsh side of the nature. तो से इस पूरी स्टेंजा में हमें सिर्फ यही बात पता चली कि एक बर्ड है जो वहाँ पर आया वॉकवे पे, और उसने नहीं देखा कि पोइटस उसको देख रही है. उसने एक छोटे से कीड़े को दो टुकड़ों में करके खाया और उसको ऐसे ही कच्चा ही खा लिया. ठीक है जी, उस वॉर्म को. सेकेंड स्टेंजा, एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू. अब देखिए यहाँ पे भी अनयूजुअल अनकन्वेंशनल जो है वो आपको कैपिटलाइजेशन नज़र आती है, जहाँ के जबकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी. तो उसके स्टाइल को हम इसलिए अनकन्वेंशनल कहते हैं बिकॉज शी डजेंट फॉलो द जनरल नॉर्म्स एंड द जनरल रूल्स ऑफ द बेसिक ग्रामर. एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू, यानी और फिर वो जो बर्ड है उसने यानी ड्यू ड्रॉप्स जो हैं, शबनम के कतरे हैं, उनको पिया फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, बड़ी आसानी से अवेलेबल घास पे. एंड देन हॉप्ड, और फिर उसने हॉप्ड मीन जंप किया साइड वाइज टू द वॉल, और फिर वो जो बर्ड है वो जाकर दीवार पर बैठ गया टू लेट बीटल पास. अब देखिए आपको यहाँ डैशेस भी नज़र आ रही हैं. वो बर्ड जो है वो दीवार पर जाकर इसलिए बैठ गया कि वो जो पास में जो बीटल है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसको गुजरने का रास्ता मिल सके. तो ये जो बिहेवियर ऑफ द बर्ड है वो ये शो करता है कि वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही काइंड है कि उसने इस बीटल को रास्ता दिया कि वो वहाँ से गुजर जाए. द बर्ड देन, देखिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन इसको लिखेंगे. द बर्ड देन ड्रिंक्स ड्यू ड्रॉप्स फ्राम ग्रास. बर्ड जो है वो घास के ऊपर से शबनम पीता है. पोलाइटली स्टेप्स साइड टू लेट अ बीटल पास, और थोड़ी सी जगह छोड़ देता है कि वो जो बीटल है वो इंसेक्ट है वो आराम से गुजर जाए. दिस शोज अ मिक्स वाइल्ड बिहेवियर एंड ग्रेसफुल मैनर. ये उसके वाइल्ड बिहेवियर और ग्रेसफुल मैनर दोनों को शो करता है. रिवीलिंग द बर्ड्स अवेयरनेस एंड मूवमेंट्स इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट. कि एक तो बर्ड जो है वो अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़े ही ग्रेसफुल वे में बिहेव कर रहा है. द बर्ड बिहेव्स थॉटफुली इन इट्स टाइनी वर्ड. कैसे थॉटफुली बिहेव कर रहा है? बिकॉज इट इज़ गिविंग पैसेज, इट इज़ letting the insect pass. After eating the bird drinks dew and hops aside to let beetle pass. के उसके बाद वो दीवार पे जाके बैठ जाता है ताकि वो जो बीटल जो है वो गुजर जाए. तो ये हमें जो स्मॉल क्रिएचर यानी ये जो बर्ड है वो भी हमें बताता है हाउ टू बिहेव पोलाइटली इन नेचर. ठीक है जी. एंड ही द बर्ड सीम्स वेरी अलर्ट एंड ही इज़ अवेयर ऑफ द सराउंडिंग एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द अदर लाइव्स अराउंड इट. थर्ड स्टैंजा, ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आइज. ग्लैंस होता है निगाह डालना. उसने निगाह डाली अपनी बड़ी रैपिड यानी बड़ी तेज़ी से, एक फुर्तीली निगाह डाली. दैट हरीड ऑल अब्रॉड. ठीक है जी. द बर्ड्स क्विक अलर्ट आइज आर कंपेयर टू फ्राइटेंड बीड्स. तो जो बर्ड की जो आंखें हैं उनको बीड्स के साथ तशबीह दी गई है. सजेस्टिंग दैट इट इज़ ऑलवेज कॉशियस ऑफ डेंजर. कि वो उसकी आंखें जो हैं वो हमेशा से बड़ी ही चौकन्ना हैं. एंड ही इज़ अवेयर ऑफ द पॉसिबल डेंजर्स. द फ्रेज वेलवेट हेड. They looked like frightened beads. I thought he stirred his velvet head. यहाँ पे भी वी कैपिटल है. तो वो जो बर्ड का हेड है उसके ऊपर ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हेयर हैं, तो उसको इसलिए बड़ी सॉफ्टनेस की वजह से वेलवेट हेड कहा गया है कि वो अपना वेलवेट हेड जो है वो हिलाता है. अ डेलिकेट अपीयरेंस डिस्पाइट्स इट्स अलर्टनेस. आल्दो कि वो थोड़ा सा अलर्ट है, कॉशियस है कि कोई भी ख़तरा हो सकता है, कोई भी इसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है. एंड ही मूव्स और स्टर्स हिज वेलवेट हेड. अपने उस नरम से सर को
जो है वो हल्के से हिलाता है। तो यहाँ पे हमें दो तरह की फीलिंग नज़र आई। फर्स्ट, दैट द बर्ड इज़ फ्राइटेंड एंड एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द अदर क्रीचर्स। और जो पोइटस है वो सारी ही डिटेल्स को बड़ी माइन्यूटली जो है वो कैप्चर कर रही है। फोर्थ स्टैंजा, लाइक वन इन डेंजर, यानी जो बर्ड है, ज़ाहिर है जो बर्ड्स हैं वो थोड़े मतलब फ्राइटेंड होते हैं कि कहीं उनको पकड़ ना लीजिए। लाइक वन इन डेंजर, ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी ख़तरे में है, कॉशियस, वो बड़ा ही चौकन्ना और एहतियात कर रहा है। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, क्रम्ब कहते हैं पीस ऑफ ब्रेड। तो पोइटस ने उसको एक पीस ऑफ ब्रेड देने की कोशिश की। एंड ही अनरोल्ड हिज फैदर, अनरोल्ड उसने खोले अपने पंख, अपने पर। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, रोड जो उसको उड़ा कर ले गए उसके घर की तरफ, नरमो मुलायम। ठीक है जी। द पोइट जेंटली ऑफर्स द बर्ड अ क्रम, पोइटस जो है, द पोइट है जो कह लें, वो बर्ड को एक क्रम ऑफर करती है। बट द बर्ड परहैप्स फ्राइटेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, किसी इंसान की मौजूदगी की वजह से डरा हुआ है। फ्लाइज अवे, वो उड़ जाता है। अनरोल्ड हिज फेदर्स, अपने परों को खोल कर। द पोइटस कन्वेज दैट इवन विद काइंडनेस, और पोइटस से बताती है कि बर्ड के अंदर काइंडनेस भी है और वो ये जानता है कि ह्यूमन कैन डिस्टर्ब नेचर्स काम, कि इंसानों की मौजूदगी नेचर के जो हार्मनी है, नेचर के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। द बर्ड चूजेस फ्रीडम, और बर्ड अपनी फ्रीडम को प्रेफर करता है बजाय कि वो पीस ऑफ ब्रेड की तरफ जाता। इट चूजेस इट्स फ्रीडम। द पोइट जेंटली ऑफर्स अ क्रम बट द बर्ड प्रेफर्स टू लीव। सो जो बर्ड है वो, उसकी प्रेफरेंस ये है कि वो छोड़कर चला जाता है ब्रेड के पीस को, लेकिन वो अपनी फ्रीडम को प्रेफर करता है। ठीक है। द मोमेंट रिफ्लेक्ट्स हाउ डेलिकेट एंड सेंसिटिव नेचर इज़, हमें जब हम इस सारी चीज़ों को देखते हैं थोड़ा एक पोइटिक वे में, तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव नेचर के बारे में बात करती हैं। एंड समटाइम्स द काइंडनेस कैन बी सीन एज अ थ्रेट बाय वाइल्ड क्रिएचर, कभी कभी जो ह्यूमन बीइंग्स की काइंडनेस है वो भी बर्ड्स को एक थ्रेट के तौर पे फील होती है। स्टैंजा नंबर 5, देन ओर्स, ये जो वर्ड ओर्स है इसका मतलब होता है जो कश्ती चलाने वाले चप्पू होते हैं। जैसे वो जब आप कश्ती के साथ चप्पू चलाते हैं तो वो पानी को डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विंग्स ऑफ द बर्ड, कि वो जो विंग्स ऑफ बर्ड हैं वो भी जैसे चप्पू पानी को डिवाइड कर देता है, इन द सेम वे द बर्ड्स विंग्स आर डिवाइडिंग द एयर टू सिल्वर फॉर सीम। ये जो वर्ड टू सिल्वर है कि बर्ड के जो विंग्स हैं दे आर वेरी शाइनी, वेरी ग्लिटरी, दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द सीम। सीम मीन कह लें यानी जो एक लाइन बर्ड्स के फेदर्स पे या उसके जो विंग्स पे है, वो लाइन भी हमें देखना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द शिमरी एंड द ग्लिटरी नेचर, बिकॉज दे आर वेरी शिमरिंग एंड ग्लिटरिंग। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून, और या फिर हमें वो बर्ड जो है वो किसी बटरफ्लाई की तरह लगता है जो दोपहर में किनारों पर उड़ती हुई नज़र आती हैं। लीप, जंप करती हुई, प्लैशलेस एज दे स्विम, जैसे ही वो पानी में स्विम करती हैं, और जो उनका स्प्लैश है, स्प्लैश यानी पानी गिरने की आवाज़ होती है ना। द बर्ड फ्लाइट इज़ कम्पेयर टू द ओर्स डिवाइडिंग द वाटर एंड द बटरफ्लाइज फ्लोटिंग इन द एयर, यानी जो बर्ड की मूवमेंट है, उसकी फ़्लाइट है, उसको हमने दो चीज़ों से कंपेयर किया, like oars in the ocean and secondly like the butterflies floating in the air. These images show the bird's movement as smooth, silent and almost magical. यानी ये जो उसकी उड़ान है उसको जब हम इसकी इतनी डिटेल्स में इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये बड़ी मैजिकल फील होती है। It leaves the scene peacefully like a part of natural beauty that cannot be held or owned. The poet compares the bird's flight to oars. वो इनको और से कंपेयर कर रहे हैं, जेंटली पार्टिंग द ओशन, बटरफ्लाइज ग्लाइडिंग साइलेंटली अक्रॉस द फ्लावर्स एट नून। द इमेजरी emphasizes the bird's smooth, silent and graceful movement. The bird's flight is calm, silent and beautiful like a natural poem in the motion. Let's have a look at the summary. The poem is a close observation of nature, where Emily Dickinson captures the behavior of a bird in vivid detail. The bird is very kind and at the same time it is very alert because of the possible danger around him due to human beings. It mixes realism. इसके अंदर हमें realism भी नज़र आता है, that the bird is eating a worm with the delicate imagery, soft feathers, silent flight. The poem teaches us to appreciate the small wonders of nature
एंड टू अंडरस्टैंड दैट द नेचर इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइल्ड. नेचर ब्यूटीफुल भी है एंड एट द सेम टाइम द नेचर इज़ वाइल्ड टू. सो दिस इज़ द कंप्लीट पैराफ्रेज ऑफ द पोएम. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका लिटरेरी डिवाइसेस को, ग्रामर के पार्ट को. यहाँ पे आपको सजीरा, एंजैबमेंट, एलिट्रेशन और जक्सटापोजिशन नज़र आ रही हैं. इस स्लाइड पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, वो है हमारी एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहते हैं हम सेम साउंड की रेपिटेशन को. जैसे इसकी मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल बच्चों को देती हूँ. जैसे हम कहते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई. इन द सेम वे जब हम सेम लेटर की जो रेपिटेशन करते हैं साउंड में एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट लाने के लिए, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. इसकी एग्जांपल ये है, पीटर पाइपर पिक्ड अप द पिकल. ठीक है, तो मतलब ऐसे जिसमें अब जी इसमें जो है वो पी की साउंड बार बार रिपीट हो रही है ना, पीटर पाइपर पिक्ड अप पिकल. तो सेम साउंड की रेपिटेशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं. तो यहाँ आपको जो पहला वर्ड नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा. ये है सजीरा. सजीरा. तो इसका मतलब क्या है कि पॉज इन द मिडल, यानी किसी भी आप अगर पोएम एक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपको कॉमा, डैश या पीरियड नज़र आते हैं तो उसको हम कहते हैं सजीरा. जैसे कि आपको यहाँ पे देखें फेलो रा के दरमियान कॉमा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी पोइटस हैज़ यूज्ड सजीरा. इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो एंड पर एक डैश नज़र आ रहा है, तो ये भी सजीरा, यानी स्मॉल पॉज इन द मिडल ऑफ द लाइन. और अगर हम इस चीज़ की बात करें एंजैबमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बात जो है वो बग़ैर किसी स्टॉप के दूसरी लाइन में जा रही है. ये नहीं जैसे आपकी जो एक लाइन थी आपने उसको उसके आधे पार्ट को नीचे लिख लिया तो वो आपका बन जाता है एंजैबमेंट. अगर हम इस लाइन को देखें, एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स, यहाँ पे आगे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी जुमला एक ही है और उसको हमने तोड़ के नीचे दो लाइनों में लिख दिया है. तो अगर इस जुमले के अंदर कोई कॉमा लगा होता तो फिर तो हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर कोई स्मॉल ब्रेक है. तो क्या है, अ सेंटेंस और फ्रेज कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन विदाउट अ पॉज, यानी सेंटेंस के अंदर कोई पॉज नहीं है बट इसको हमने दो लाइंस में डिवाइड कर दिया. इस चीज़ को हम एंजैबमेंट कहते हैं. तो ये हमारी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. वो है हमारी जक्सटापोजिशन. अगर हम इस वर्ड की बात करें तो जक्सटापोजिशन मीन्स दो डिफरेंट चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना. मे बी एक चीज़ पॉजिटिव हो और एक चीज़ नेगेटिव हो. टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़ और इमेजेस साइड बाय साइड. अगर हम यहाँ पे देखें इस पोइम की जो हमारी लाइंस हैं, he bit an angleworm into halves, तो हम देखते हैं कि जो बर्ड है उसने एक छोटे से कीड़े को ज़िंदा खा लिया. तो ये हमारे ज़हन में एक वायलेंट इमेज बनता है बर्ड का. और जब हम आगे जाके देखते हैं, हम उसकी जब हम उड़ान की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट वाज़ वेरी ग्रेसफुल पीसफुल फ्लाइट. तो ये हमारा एक पॉजिटिव इमेज बन रहा है. तो यानी दो डिफरेंट आइडियाज़ को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, यानी एक तो बर्ड जो है वो ग्रेसफुल भी है और साथ में वो वायलेंट भी है. तो टू डिफरेंट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, इसको हम कहते हैं जक्सटापोजिशन. सजीरा मतलब सेंटेंस के अंदर कॉमा और डैश का होना. एंजैबमेंट किसी भी फुल स्टॉप कामा के बगैर एक ही लाइन का दो लाइनों में डिवाइड हो जाना, यानी ऐसे करके फिर ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो ये हमारी एंजैबमेंट कहलाती है. लाइन कंटिन्यूज़ विदाउट पॉज, एक ही लाइन जो है वो कंटिन्यू करती है विदाउट एनी पॉज. जक्सटापोजिशन का मतलब होता है टू डिफरेंट आइडियाज़ का इकट्ठे हो जाना. जैसे हमने कहा कि वायलेंट कैसे है कि वो तो एक छोटे से वॉर्म को ज़िंदा खा रहा है और साथ में उसकी बड़ी ही जेंटल फ्लाइट है. तो ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है. व्हेन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, इसको हम कहते हैं जक्सटापोजिशन. एक ही लाइन का विदाउट पॉज अगली लाइन में ब्रेक करना, दैट इज़ एंजैबमेंट. एंड सजीरा इज़ when you add commas, full stop and dashes in a line or in a sentence, that is sazira. I hope you like the video. So if you like my video, please do subscribe to my channel and keep watching.